भाई सवाल ये कि टुकड़ों में यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों लाया जा रहा है? भाई सवाल तो है ना, मांग तो पूरे देश में हो रही है, पूरे देश में आया यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये टुकड़ों में यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों लाया जा रहा है? और क्या मोदी सरकार देश में एक साथ समान नागरिक संहिता लागू करने की बजाय धीरे धीरे राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारी कर रही है? क्या उसकी शुरुआत हो रही है? लेकिन सवाल है टुकड़ों में यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों? अच्छा, हम लोग इसलिए सवाल उठा रहे हैं क्योंकि अब हो यह रहा है कि राज्य जो है, जहां जहां सरकार वहां वहां यूसीसी। सोचिए ऐसा क्यों है? ये जो आप सारी जो विंडोज आप देख रहे हैं, इसको आप तसल्ली से पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा कि आज ये विषय क्यों है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कह चुके हैं कि जहां जहां बीजेपी सरकार है वहां वहां यूसीसी लागू करने पर विचार है। इसके अलावा राजनाथ सिंह ने कहा कि देश में यूसीसी लागू करने का टाइम आ गया है, देश में आ गया है। लेकिन देश में नहीं लाया जा रहा ना, अखिल भारतीय स्तर पर यूसीसी नहीं लाया जा रहा, टुकड़ों में लाया जा रहा है। राज्य सरकारें, अब मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लेकर कर्नाटक और महाराष्ट्र तक सभी राज्य कह चुके हैं कि वहां समान नागरिक संहिता लागू करने पर गंभीरता से विचार हो रहा है। देखिए, इसमें अगर आप देखेंगे हरियाणा में भी कह दिया गया कि हरियाणा में यूसीसी पर विचार हो रहा है। गुजरात में हर्ष सांघवी ने कह दिया कि गुजरात में जल्द यूसीसी कमेटी बनाने जा रहे हैं। कर्नाटक में बसवराज बोम्मई, कर्नाटक में जल्द यूसीसी। उत्तराखंड में भी धामी साहब कह चुके हैं कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने की तैयारी। उधर हिमाचल में जयराम ठाकुर कह चुके हैं, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस कह चुके हैं, और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान। लेकिन सवाल ये कि टुकड़ों में क्यों लाना है? तो एक बार में ले आइए ना भाई, ये तो वादा है, भरोसा है ना बीजेपी का। तो सवाल तो बीजेपी से है, कोर इशू है ना आपका, तो आप अखिल भारतीय स्तर पर लेकर आइए। ये टुकड़ों में यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों लाया जा रहा है? मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने तो यूसीसी लागू करने के लिए कमेटी भी बना दी है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत में अब समान नागरिक संहिता लागू करने का टाइम आ गया है। शिवराज सिंह चौहान ने पूछा कि एक से ज्यादा शादी करने की इजाजत क्यों हो, क्यों 4-4 शादियां करनी है भाई? ये पूछकर शिवराज सिंह चौहान ने संकेत दे दिए कि मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता कानून काफी सख्त हो सकता है। सुन लीजिए एक बार बयान, फिर हम आगे डिबेट करेंगे कि आज मध्य प्रदेश, आगे आगे पूरा देश। अब समय आ गया है कि एक समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। एक से ज्यादा शादी क्यों करे कोई? अब सवाल दरअसल टाइमिंग को लेकर है कि गुजरात में चुनाव है, इसलिए कांग्रेस पार्टी का भी आरोप है कि मध्य प्रदेश समेत जितने भी बीजेपी शासित राज्यों में यूसीसी लागू करने की बात हो रही है, क्योंकि गुजरात में चुनाव है, इसीलिए यूसीसी पर दाव है। यूसीसी लाया जा रहा है गुजरात चुनावों के समय पोलराइज करने के लिए, ध्रुवीकरण करने के लिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड मिलेगा हिंदू वोट। कांग्रेस कहती आई है कि यूसीसी लागू करना संविधान का उल्लंघन है। ओवैसी और बदरुद्दीन अजमल कह चुके हैं कि भारत में समान नागरिक संहिता लागू हो ही नहीं सकती है। वैसे तो कहते थे सीए हट ही नहीं सकता, हट गया। राम मंदिर बन ही नहीं सकता है, बन गया। ट्रिपल तलाक खत्म ही नहीं हो सकता है, हो गया। अब यूसीसी बचा है, और वैसे जनसंख्या नियंत्रण कानून भी बचा है। तो क्या इसलिए देश में टुकड़ों में यूसीसी लाने का प्लान है? और हम देश नहीं झुकने देंगे। मैं डंके की चोट पर सवाल उठा रहे हैं कि टुकड़ों में क्यों भाई लाना है? देश में लेकर आइए ना अखिल भारतीय स्तर पर। जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है, उन राज्यों की बेटियों ने क्या बिगाड़ा है? वो क्यों यूसीसी भाई? वहां महिला सम्मान या महिला अधिकार की लड़ाई कमजोर क्यों? जिम्मेदारी सिर्फ आपके राज्यों की थोड़ी ना है, बीजेपी से सवाल है कि जहां जहां आपकी सरकार वहां तो आप ले आएंगे, लेकिन जहां आपकी सरकार नहीं है वहां की बेटियों के साथ अन्याय क्यों? वहां क्यों 4-4 शादियां से लेकर हलाल से लेकर सारी चीजें हो, पॉलीगैमी? यही सवाल है, टुकड़ों में यूसीसी क्यों? डिबेट शुरू करते हैं। मेरे साथ राकेश सिन्हा, राज्यसभा सांसद, सीनियर लीडर भारतीय जनता पार्टी के, लाइव है। राकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। सुबुही है मेरे साथ। सुबुही, स्वागत आपका। दीपक झा और शिवम मेरे साथ है। पहले राकेश जी, ये सवाल और एक नाराजगी के साथ सवाल, ये टुकड़ों में क्यों ला रहे हैं भाई आप लोग? मतलब टुकड़ों में यूसीसी, ये तो अखिल भारतीय स्तर पर आपका वादा था, भरोसा था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिन जिन राज्यों में अपनी सरकारें हैं उस पर अपने एजेंडा को लागू करना शुरू किया है। मैं इसका कारण बताता हूं कि जो लोग साहबानों के केस के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात कही, और सर्वोच्च न्यायालय सहित राज्य के जो हाईकोर्ट्स हैं, लगभग 1.5 दर्जन फैसले यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थन में हैं। उसके बावजूद भी ये ताकतें उसका विरोध करती रही, और इन ताकतों ने उस यूनिफॉर्म सिविल कोड को एंटी मुस्लिम, एंटी माइनॉरिटी बता दिया। अब कोई इनसे सवाल पूछे कि संविधान सभा में जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की व्यवस्था की गई थी, उस पर एक्सटेंसिव डिबेट हुआ था,
बिना संविधान सभा की डिबेट को पढ़े हुए आप यूसीसी पर डिबेट नहीं कर सकते। उस डिबेट में उन सभी शंकाओं को दूर किया गया जो शंकाएं उठाई जा रही हैं। राकेश जी माफी लेकिन के साथ ये कैसे ऑपोजिशन का रुख मैं ऑपोजिशन से पूछ लूंगा, आप अपना बताइए सर, टुकड़ों में क्यों ला रहे हैं? मेरा सवाल सुनिएगा गंभीरता से। राजस्थान की बेटियों को क्या समानता का अधिकार का हक नहीं है? राजस्थान की बेटी आपकी जिम्मेदारी नहीं? पंजाब की बेटी आपकी जिम्मेदारी नहीं है क्या? जहां आपकी सरकार वहां तो आप ले आएंगे, उन राज्यों की बेटियों का क्या करेंगे भाई? देखिए मैं उत्तर देता हूं। माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने वाले हैं। देखिए फेज वाइज जो देश की सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के लिए आवश्यक था, राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण, काशी विश्वनाथ में मंदिर का निर्माण, 370 का जाना, और गाय के ऊपर भले अखिल भारतीय कानून नहीं बना, लेकिन ऐसी माहौल बन गया कि अब गाय की तस्करी या गौवध एक तरह से बहुत हद तक नियंत्रण में आ गया। ऐसी परिस्थिति में यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे एजेंडा में है और अमित शाह जी ने अधिकृत रूप से आधिकारिक रूप से कहा नहीं तो अब लाएंगे, पता नहीं 50 नहीं। देखिए भारतीय जनता 72 साल हो गए आपके एजेंडे से बाहर ही नहीं आ रहा सर। राज्यों में ला रहे हैं, टुकड़ों में ला रहे हैं सर। अखिल भारतीय स्तर पर लाइए ना, या लाएंगे या नहीं लाएंगे, क्लियर करके जाइए आज, लाएंगे या नहीं लाएंगे? अमित शाह जी ने साफ तौर पर कहा कि हम ला रहे हैं। और दूसरी बात मैं बता दे रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद लॉ कमीशन ने इस पर एक बड़ा ड्राफ्ट जारी किया विमर्श के लिए। देखिए एक डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स होना चाहिए, इसलिए होना चाहिए कि 50 साल से जिस बारे में एक धारणा बना दी गई है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना मतलब मुसलमानों के साथ अन्याय करना है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना मतलब ईसाइयों के साथ अपमान करना। तो भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि हम देश में माहौल बिगाड़ें। माहौल वो बिगाड़ते हैं, माहौल वो खराब करते हैं, इल्जाम हम पर देते हैं। आज मैं बस अंतिम बात कह दूं, इससे जहां जहां राज्यों में हमें आसानी हो रही ला रहे हैं, अखिल भारतीय स्तर पर हम ला रहे हैं। उन लोगों से पूछिए जो कहते इस पर बहस कराइए। लॉ कमीशन ने जब इसको ड्राफ्ट जारी किया तो कितने लोगों ने उसको पढ़ा, कितने लोगों ने उस पर प्रतिक्रिया दी, कितने लोगों ने संविधान सभा की बहस को पढ़ी और संविधान सभा की बहस पढ़ने के बाद सरकार को कुछ कहा। एक अंतिम बात में कहा कि हाँ अपनी बात में समाप्त करना चाहता हूं। राकेश जी ससम्मान, एक छोटी सी बात कर दूं। विपक्ष का विरोध है, आपके हाथ तो नहीं बांधे ना सर। ऐसे तो सीए को लेकर भी इन लोगों ने, टुकड़े गैंग ने बड़ा भ्रम फैलाया था। एक की नागरिकता नहीं गई शायद सीए की वजह से, लेकिन सीए का तो लेना देना ही नहीं था भारत के नागरिकों से पीछे। लेकिन आया ना सीए। ना हम पीछे हटते हैं ना झुकते हैं। एक बात बता दे रहा हूं, यूनिफॉर्म सिविल कोड निश्चित रूप से अखिल भारतीय स्तर पर लागू होगा। जब माननीय गृह मंत्री जी ने घोषणा की तो उसके घोषणा का एक मतलब होता है। लेकिन दूसरी बात मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस के लोग क्या बोलेंगे। पार्लियामेंट में जब हिंदू कोड बिल पर बहस चल रही थी तो आचार्य जेबी कृपलानी सोशलिस्ट नेता थे, एक समय कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके थे। उन्होंने नेहरू जी से क्या कहा, आप एक समुदाय के लिए कोडिफिकेशन कर रहे हैं, बाकी समुदायों को क्यों छोड़ रहे हैं? उन्होंने कहा भारतीय राज्य सांप्रदायिक राज्य की तरह व्यवहार कर रही है। तो जब जेबी कृपलानी ने जो सवाल तब उठाया, आज तक कांग्रेस और विपक्ष की पार्टियां उसका उत्तर नहीं दे पाई हैं। आज विपक्ष को उत्तर देना है। भारतीय जनता पार्टी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एजेंडे पर तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। जो राकेश सिन्हा को आपने सुना, ये मुस्लिम विरोधी कैसे है यूसीसी और सांप्रदायिक कैसे है यूनिफॉर्म सिविल कोड, अगर आप समझा पाए शोएब जमाई। नहीं, ये मुस्लिम विरोधी वाला एजेंडा और नैरेटिव तो आप ही लोग लेकर के आते हैं, हमने तो नहीं कहा। क्यों, पर्सनल लॉज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली लॉ का नहीं है? पर्सनल लॉज क्या यहाँ से गोवन फैमिली का नहीं है? पर्सनल लॉज जो है यहाँ से वो सिख समाज का भी है, उनके अपने वो मैरिज एक्ट है और प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन का अपना एक्ट है। मुसलमानों का भी अपना यहाँ से एक लॉ है, ठीक है ना। तो पर्सनल लॉज तो हर समाज के लिए, यहाँ तक कि हमने क्रिश्चियंस नॉर्थ ईस्ट के लिए भी वहाँ पे पॉलीएंड्रे इजाजत है। हमारे यहाँ पॉलीएंड्रे नहीं है, यानी कि एक महिला होगी, उसके 4 पति हो सकते हैं, 3 पति हो सकते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट में है, उसका लॉ है, उसको इजाजत है, बाकी जगह तो नहीं है। तो अलग अलग सेवरल फैमिली लॉज, इंडिया एक डाइवर्सिफाई कंट्री है, ये लॉज रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक डायरेक्शन में उसको ये कह देना कि भाई मुसलमान इससे परेशान हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छी ये तो सरकार की मंशा पर आप कह रहे हैं। यूसीसी, दो बातें इसमें अहम उठती हैं। यूसीसी लाना मुस्लिम हितैषी है, ये बड़ी चीज आप बोल रहे हैं शोएब, मुझे बहुत अच्छा लगा। आज बहुत ही प्रोग्रेसिव डिबेट है। शोएब जमाई कह रहे हैं कि यूसीसी लाना मुस्लिम हितैषी है, अच्छी चीज है ये।
सोच बदल रही है आपकी, मुस्लिम हितैषी है। मैं अपनी बात पूरी हाँ नहीं, शोएब जमाई को बोलने मैं दीजिए, अपनी बात अच्छा पूरी बोल कर रहे लूं हैं। सर, बस मुसलमानों के एक मिनट में भले पूरी के कर लिए लूं है तो जवाब दे यूसीसी, दीजिए। शोएब जमाई एक- मुस्लिम हितैषी जी। शोएब भाई बोलिए ना प्लीज। एक मिनट में बात करके देखिए, गंभीर सवाल तो सरकार से उठते हैं। जब आप यहां से नेता के तौर पर बयानबाजी करते हैं वो एक अलग है, लेकिन जब सरकार के तौर पर आपकी कार्यशैली होती है तो आप यहां से लॉ कमीशन आपकी ये कहती है, पूर्व की लॉ कमीशन की भाई यूसीसी जो है जरूरी नहीं है। आपकी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट डाल के कहा था कि हम यूसीसी नहीं ला रहे हैं केंद्रीय लेवल पर, कहा था कि नहीं कहा था? आप ही राकेश सिन्हा जी, आप सांसद हैं, मैंने देखा आपको लाइव, आप पार्लियामेंट के टेबल पर अपना प्राइवेट मेंबर बिल लेके आए पॉपुलेशन पर। आप ही के सरकार के मंत्री ने खड़े उठ के आपको जवाब दिया कि हम पॉपुलेशन पर कोई ऐसे बिल लाने की जरूरत नहीं है। हुआ था कि नहीं हुआ था? अच्छा शोएब, तो जब सरकार आपकी कुछ अलग कहती है, नेता के काम तौर करते पर हैं, आप जो लोग कुछ टॉपिक अलग है कहते हैं तो जनता उसमें को सबकी भ्रमित राय करना आना है बहुत क्या? जरूरी है। पहले अपना स्टैंड तो साफ ठीक है, हाँ, कर लीजिए, बिल्कुल क्या करना exactly, आप क्या सही है? कह रहे हैं, और आप फिर सही एक कह रहे हैं। देश एक संविधान की मैंने बात ये करने सवाल वाले लोग इसलिए यहाँ से पूछा, अलग-अलग खंड में क्यों चले शोएब गए? बिल्कुल सही गुजरात बात। में होगा, शोएब वहाँ अभी नहीं होगा, एक काम यहाँ करते होगा, हैं, वहाँ नहीं जो होगा। एक डिबेट देश है एक संविधान उसमें कहाँ गया जितने लोग डिबेट देख रहे हैं, कम से कम सबका पक्ष जाना बहुत अच्छी बात है। राकेश सिन्हा से मैंने पूछा टुकड़ों में क्यों ला रहे हैं, अखिल भारतीय स्तर पर लाएंगे, उन्होंने बोला लाएंगे, उनका वो रुख क्लियर हो गया। मैं आपसे सवाल पूछूंगा, जवाब दीजिएगा। यूसीसी मुस्लिम विरोधी या मुस्लिम हितैषी? जी मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, जी आपने बोला ना मुस्लिम विरोधी क्यों कह रहे हैं आप, मतलब मुस्लिम हितैषी है यूसीसी। सवाल है मेरा, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, सभी धर्मों के लिए एक कानून, एक देश एक कानून, मुस्लिम विरोधी या मुस्लिम हितैषी? देखिए आर्टिकल 44 है, संविधान सभा में भी इस पर डिबेट हुई, बहुत Yes. चर्चा हुई। अगर ये आएगा तो पूरे देश के लिए आएगा, सारे देश के समाज के लोग बिल्कुल जो सही। अलग अलग पर्सनल लॉज तो मुस्लिम हितैषी? वो सब इसमें शामिल होंगे। आप शामिल होकर के लाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुस्लिम और हिंदू में मत बांटिए इसको, कोई एक धर्म के लिए नहीं है। यहाँ पे क्रिश्चियन से भी पूछा जा सकता है कि क्रिश्चियन विरोधी या क्रिश्चियन हितैषी, सिख विरोधी या सिख हितैषी, ऐसा नहीं है। इसको सारे देश के लिए लाइए, जब चर्चा होगी पार्लियामेंट में तो फिर बात की जाएगी उसकी। ठीक है, मतलब फिर उसका मुसलमानों जवाब का दीजिए। विरोध नहीं है भाई। आप पहले राकेश आप सिन्हा अपना जी, मंशा तो साफ राकेश कर जी, लीजिए। अब ये तो देखिए ना, आप कह रहे हैं कि मुसलमानों को डराया जाता है यूसीसी के नाम पर, वो कह रहे हैं लाइए, वो तो स्वागत कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं शोएब जमाई। वो शाहीन बाग नहीं करेंगे दूसरा यूसीसी के चक्कर में, सीएए में कर दिया था इन्होंने, वो दूसरा शाहीन बाग नहीं करेंगे। मैं आगे बढ़ूंगा, लेकिन पहले सुबुई का एक कमेंट ले लेता हूं सर, एक एक करके सबका कमेंट ले लेता हूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। पहले सुबुई, फिर विरोध कहां है फिर? जी मतलब ये तो भाई फिर वही सवाल उठता है, फिर तो बचना है ना टुकड़ों में यूसीसी। कहां विरोध, कौन सा विरोध? ये कुछ है बदरुद्दीन अजमल टाइप्स लोग या ओवैसी टाइप्स लोग, ये प्रोग्रेसिव शोएब तो कह रहे हैं लाइए ना, और मुसलमानों के हित में है यूसीसी, ये कह रहे हैं शोएब। जी अमन, आज शोएब जमाई जी ने कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन की बात करी, सुन के बहुत अच्छा लगा कि हमारी ये जो डिबेट्स हैं, जो तर्क वितर्क कुतर्क या जो संवाद होता है, वो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में एक सेंस डाल रहा है। लेकिन फिर भी शोएब भाई को और ज्यादा खुल के कहना चाहिए था, जो वो शायद इसलिए नहीं कह पा रहे हैं क्योंकि वो मुसलमान पुरुष हैं। मैं एक मुसलमान महिला होने के नाते पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पे कहना चाहती हूँ अमन, कि पूरे देश की मुसलमान बच्चियों को यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है। यूनिफॉर्म सिविल कोड में शादी, तलाक, विरासत या फिर अडॉप्शन या फिर गार्जियनशिप, कस्टडी वाले मसले आते हैं, यानी कि महिलाओं और बच्चों से जुड़े मसले। ये जरूर मैं दोहराना चाहूंगी, महिलाओं और बच्चों से जुड़े मुद्दे मोस्टली कवर होंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड में। क्या होता है हमारे समाज में, एज पर मोहम्मदन लॉ, एज पर मुस्लिम लॉ जो चल रही है शरिया के नाम पर, एक्चुअली अल्लाह की लॉ वो नहीं है, लेकिन इस्लाम के ठेकेदारों के हिसाब से मदर इज नॉट द नेचुरल गार्जियन ऑफ हर ओन चाइल्ड। एक माँ होने के नाते जब मैं ये पढ़ती हूँ, सुनती हूँ, तो मैं कहती हूँ धिक्कार है ऐसे कानून पर, आग लगाइए, उठा के डस्टबिन में फेंकिए। मैं पूरा आपके चैनल के माध्यम से मुस्लिम समाज के प्रबुद्ध लोगों से पूछना चाहती हूँ, एक माँ जिसने 9 महीने बच्चे को कोख में रखा, अपने शरीर के खून की एक एक बूंद से उसका एक एक ऑर्गन डेवलप हुआ, अपना दूध पिला के उस बच्चे को बड़ा करा, वो मुस्लिम लॉ के हिसाब से उस बच्चे की नेचुरल गार्जियन नहीं है। इस तरह की प्रताड़ना एक मुसलमान महिला के साथ होती है। और ये तो मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण दे रही हूँ अमन, अगर आप मुझे सिर्फ कुछ सेकंड्स और देंगे तो ऐसे एग्जांपल्स दूंगी कि राजनीति करने वाले लोगों की धज्जियां उड़ जाएंगी, शर्म आएगी हमें कि हम मजहब के नाम पर अपनी बच्चियों के साथ कर क्या रहे हैं। समझना चाहते हैं भाई हम, मतलब आप कह रहे हैं मदर इज नॉट हमारे देश में द नेचुरल गार्जियन ऑफ हर चाइल्ड। यस, मदर इज नॉट द नेचुरल गार्जियन।
अगर अगर हस्बैंड की डेथ हो जाए तो माँ से बच्चे को छीन लिया जाता है कि ससुराल वालों का अधिकार है जी, दादा का अधिकार है, दादा नहीं है तो चाचा का अधिकार है, चाचा नहीं है तो ताऊ का अधिकार है, लेकिन माँ का अधिकार नहीं है अपने खुद के बच्चे Absolutely पर। false. ये एक उदाहरण है। दूसरा मैं आपको एग्जांपल अच्छा देती एक हूँ मिनट अमन। शोएब उनको देने दीजिए, फिर आप अच्छा False क्या है भाई, आप झूठ हाँ नहीं बोल बताइएगा, रहे हैं। एक मिनट शोएब एक मिनट बोलने दीजिए उनको, वो आपके बीच में पता तो लगने दीजिए, आप अपनी टर्न पर बताइएगा क्या सही क्या गलत, अपनी टर्न पर बताइएगा। मैं आपको एक प्लीज मुसलमान एग्जांपल। महिला की ये भाई, ये पीड़ा भरम बता रही फैला हूँ अमन, विद हाँ, एग्जांपल्स। बताइए। विद एग्जांपल्स। हाँ बताइए। हमारे देश में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है जो ये कहता है कि किसी भी महिला के साथ शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक या किसी भी तरह की प्रताड़ना होगी तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस है। ठीक। क्वासी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होती है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में। बिल्कुल। लेकिन मुसलमान महिला के साथ ट्रिपल तलाक करके ये सारा अब्यूज किया जाता है, लेकिन मुसलमान पुरुष बच के निकल जाते हैं क्योंकि शरिया अलाउ करता है। मुसलमान महिला के साथ बहु विवाह करके ये सारे अब्यूज किए जाते हैं, लेकिन मुसलमान पुरुष डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में जेल नहीं जाता है, कोई एक्शन नहीं होता है उसके अगेंस्ट क्योंकि शरिया की आड़ में बच के निकल जाते हैं। हमारे देश में रेप्स के अगेंस्ट सख्त कानून है, पॉक्सो एक्ट में 20-20 साल की सजा है, लेकिन हैदराबाद में 80-80 साल के शेख आके 12-12 साल की बच्चियों के साथ मिस्यार निकाह के नाम पर शारीरिक दुष्कर्म करते हैं, रेप्स करते हैं छोटी छोटी मुसलमान बच्चियों के साथ शरिया के नाम पर। और हम लोग एज अ कम्युनिटी खड़े होके लड़ते नहीं है कि हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए। ओवैसी साहब कहते हैं इंशाल्लाह एक दिन मुसलमान बच्ची भारत की प्रधानमंत्री बनेगी। अमन जस्ट वन लास्ट लाइन, प्लीज इंशाल्लाह एक दिन मुसलमान बच्ची भारत की प्रधानमंत्री बनेगी, बिल्कुल बननी चाहिए, लेकिन तब बनेगी जब आप उसको इस मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल अब्यूज से बाहर निकालेंगे। ठीक है, जब भारत की बच्ची के नाते उसको प्रोटेक्शन भाई ठीक है ना, वो मैंने भी इसलिए सवाल पूछा, प्रॉपर्टी राइट्स, एडॉप्शन, ये महिला अधिकार, राइट टू इक्वालिटी और ये सम्मान से जीने का अधिकार, आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, ये सारे ये संविधान के जो आर्टिकल्स हैं ये उसका मामला है। इसका तो रिलीजन से भाई कोई लेना देना ही नहीं है, इसका धर्म से तो बेटी अधिकार और महिला अधिकार का मामला है। मेरे साथ दीपक झा हैं, फिर शिवम मैं आपके पास आऊंगा। दीपक, अब तो शोएब भी कह रहे हैं कि ये मुस्लिम हितैषी है, मुस्लिम बेटियों के लिए यूसीसी आना बहुत जरूरी है। शोएब भी अब ये कह रहे हैं कि शोषण हो रहा है हलाला के नाम पर, पॉलीगैमी के नाम पर, एडॉप्शन राइट्स के नाम पर, संपत्ति में अधिकार के नाम पर। अब तो शोएब भी कह रहे हैं, मतलब मुस्लिम समाज की एक आवाज भी कह रही है कि यूसीसी लाओ। तो आप फिर कांग्रेस पार्टी क्यों डराती है कि यूसीसी आएगा मुसलमानों के साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा? दीपक भाई देखिए अमन जी, बहुत स्पष्ट बात है, जब संविधान बना था इस देश का, आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? बिल्कुल क्लियर। अमन जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। जब संविधान बना था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने स्पष्ट किया था इस देश में यूसीसी की जरूरत है, लेकिन जिस वक्त बनाया गया था उस वक्त उन्होंने कहा था ये वांछनीय नहीं है इस वक्त के लिए, भविष्य में जब सरकारें आएंगी और जरूरत पड़ेगी तब आप इसको ला सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आज देश में यूसीसी आना चाहिए तो आप संसद भवन में इसको बिल लेके आइए, पीठ पीछे मत बात करिए। यहाँ पे भाजपा के प्रवक्ता, भाजपा के नेता बैठ के बातें करेंगे, आप भी कह रहे हैं आना चाहिए, आप यूसीसी के पक्ष में हैं। मैं तो कह रहा हूं कांग्रेस के नेताओं ने जब संविधान लिखा था, बाबा भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान लिखा था, देश के पहले विरोध में है, बस आगे बढ़ूंगा मैं, हाँ या ना? यूसीसी के पक्ष में, यूसीसी के विरोध में? अरे मैं कह तो रहा हूं ना भैया, आप कितना पक्ष में आऊं, क्या बोलूं इसके लिए? आपको यहाँ पे चरण वंदना करूं क्या? अच्छा, मतलब अभी मैं देख रहा हूं जयराम रमेश कह रहे हैं कि सांप्रदायिक है, जयराम रमेश कह रहे हैं कि चुनावी है, यूसीसी आना चाहिए, मतलब ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप भी कह रहे हैं यूसीसी, उसी बात पे आ रहा हूं। नहीं, पहले आइए फिर आगे बढ़िए। यूसीसी आना चाहिए ना, यूसीसी के खिलाफ या यूसीसी के पक्ष में है? बिल्कुल आना चाहिए। देश में सबको एक देश में एक तरीके से सांस लेने की आजादी होनी चाहिए, एक तरीके से सबको खाने का अधिकार होना चाहिए, एक तरीके से सबको सड़क पर चलने का अधिकार होना चाहिए। दीपक भाई पढ़ा नहीं है कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? खाने पीने का मामला नहीं है इसमें, मैं बता रहा हूँ, ये खाने पीने का मामला नहीं है इसमें। अरे मैं ये मैरिटल लॉज का मामला है, शादी उसके बाद एडॉप्शन। अमन जी बोलने तो दीजिए भैया, तो गलत मत, खाने पीने का मामला कहां से आ गया इसमें? सबको खाने का एक अधिकार, यूसीसी का क्या खाने पीने का मतलब कहने का कि शादी ब्याह, रख रखाव, प्रॉपर्टी, अभी इतनी देर से डिबेट कर रहे हैं यार भाई, सारी चीजें बात आ रही है ना यूनिफॉर्म सिविल कोड में, कैसी बातें करते हैं यार? खाने पीने का कहां से आ गया इसमें? सारी बातें कवर हो गई, शादी ब्याह
मैं दोबारा उसी बात को रिपीट खाने करूंगा तो पीने अच्छा का नहीं नहीं लगता। है। मैंने पढ़िए कहा पहले। सबको सांस लेने की आजादी होनी चाहिए, सबको खाने पीने की आजादी होनी चाहिए, सबको पढ़ने का, और शिक्षा का यूसीसी अधिकार से होना खाने चाहिए, पीने की आजादी सबको नहीं अपने मिलती दीपक झा। हिसाब से- यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड अभी है देश में, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, यूसीसी समान नागरिक संहिता। आप कहीं और पहुंच गए। मैं खाने पीने का अधिकार नहीं हो समान जाएगा नागरिक समाज इससे। संहिता की बात करता हूं। अरे भैया समझोगे तब तो ये भाजपा वाली अच्छा, समझाइए, मानसिकता समझाइए, निकाल के समझाइए। बाहर आओ। समझाइए, भाजपा और समझाइए। आरएसएस यूसीसी के लोग से- काम नहीं करते इस देश के लिए। यूसीसी से खाने का भाजपा समान अधिकार कैसे यहाँ मिलेगा? पे सुबही खान बैठी हैं। अरे यार शादी ब्याह में तो है ना मामला, प्रॉपर्टी शादी ब्याह में बुफे थोड़ी ना। जायदाद के लिए, उत्तराधिकारी के लिए। बस करिए दीपक आप भाई, और अटक अच्छा नहीं जाते लगता हो यार आपको, और बातों को। आप सम्मानित आदमी होने ऐसा मत बोलिए। देखिए शोएब भी हंस रहे हैं आप पर, मत बोलिए, अच्छा नहीं लगता। थोड़ी ना सम्मानित बुफे वहां पर, नहीं, सम्मानित की बुफे बात का नहीं, आप धर्म बदल बोलने जाएगा, नहीं- पता नहीं ये सब। उसमें बुफे का क्या लेना दे, शादी में खाना पीना यूसीसी से अरे बदल जाएगा क्या? ये सब नहीं बोलिए, चलिए अच्छा नहीं लगता भाई। आप दो मतलब आप शुभचिंतक हूं, आपको ऐसा मत बोलिए। अमन, या पहले पढ़ अमन लीजिए, भाई, देखिए वो शोएब की देखो, किताब लेकर आप बैठे हैं, मेरे पढ़ लीजिए ऊपर पहले। जितना भी आक्रमण, अरे आपको मेरे ऊपर आक्रमण करना है आप कर लीजिए, मैंने मैं तो बचा रहा हूं मेरी भैया। बात पूरी होने नहीं देंगे। दीपक चलिए, झा को जल्दी से बीच में complete करिए, फिर से वो पंच हाँ, बोलिए, करेंगे। बोलिए। अरे पिंच करना बंद करिए, चलिए, एजेंडा बोलिए, चलाना बंद आपका करिए, सम्मान आपके और हाथों मेरी में, बात कराइए सुनेंगे चीज़ तो का मैं बोलूंगा, नहीं तो नहीं बोलूंगा मैं। अच्छा चलिए कराइए अपनी चीछा लेकर, बोलिए। मैं आपको मेरा सिंपल क्या सी है? बात बोला, धारा 44 सीधी सी बात कहती है शादी ब्याह, उत्तराधिकारी संपत्ति, इस सारी चीजों को, तलाक, इन सारी चीजों में समान कानून संहिता आपके लिए लाना चाहिए। बिल्कुल स्वागत करती है, कांग्रेस पार्टी भी स्वागत करती है। लेकिन जो यहाँ पे बहन सुबही खान बैठ के अपने मुस्लिम होने का दर्द बयां कर रही हैं, ये दर्द बयां नहीं कर रही है, ये भाजपाई होने के लिए बेताब है। अरे भाजपाई होने से पहले आप एक हिंदुस्तानी बनिए। हिंदुस्तान अमन, का कुछ संविधान सेकंड्स कहता दीजिएगा। है महिला अधिकार के लिए अमन, सुप्रीम कुछ कोर्ट ने सेकंड्स आपको दीजिएगा। अधिकार दे दिया है। कोई औरत अबला नहीं है, पिता का नाम की जगह माता का भी नाम आप ले सकती हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अधिकार दे दिया है। अमन जी, इनको जरा सुप्रीम अमन, कानून कुछ जी को सेकंड्स बता दीजिएगा। अच्छा, मुझे दीजिए नहीं कि पता, आप शरिया बच्चे भी के, जानकार हैं, आप सुबह को आप समझा रहे हैं बच्चे शरिया। के लिए, मुस्लिम लॉ आपने कानून कुरान वगैरह उनसे मैं ज्यादा वही पढ़ी है, मुझे बता नहीं रहा पता था। सुबुई खान से ज्यादा दीपक झा अरे शरिया सर, और हिंदुस्तान मुस्लिम लॉ पर ज्ञान दे रहे हैं, बड़ी चीज है। सुबुई इनसे थोड़ी क्लासेस अमन- लीजिए, दीपक झा अमन आपको जी, समझाएंगे शरिया और अमन- ये अमन- कानून क्या होता अमन है। जी, अच्छी बात है भाई, एक मिनट। हिंदुस्तान अब मैं का एक मिनट संविधान शिवम के पास जा रहा हूँ, पढ़िएगा ब्रेक का ना। टाइम हो रहा है, लेकिन शिवम आपका कमेंट। शिवम मेरा सवाल ये है कि इसको कम्युनल बता दिया गया है, मतलब जो राकेश सिन्हा ने कही थी वो सबसे बात बिल्कुल लॉजिकल थी। पूरे देश में यूसीसी का मतलब है भाई तुम लोग सांप्रदायिक यूसीसी की बात कर रहे हो, यूसीसी मुस्लिम विरोधी है, यूसीसी से मुसलमान डर जाओ, जैसे सीए से डरा है। ये परसेप्शन तो बनी है और इसको डिनाई नहीं कर सकते। अमन जी अगर ब्रेक पे जाएंगे तो उसके बाद भी थोड़ा सा समय देंगे। बोलिए, आप समय बोलिए, कम है, बोलिए, तो प्लीज मैं सिर्फ बोलिए। एक चीज आपसे कहना चाहता हूं कि बेसिकली जहां तक डरने डराने की बात है, इस देश में डराने का कारोबार मुसलमानों को खास तौर पर बहुत बार हुआ है, लेकिन इसका वाकई में धर्म से और ध्रुवीकरण से कोई लेना देना नहीं है। जयराम रमेश जिस बात को कह रहे हैं वो निहायत ही गलत है। एग्जाम्पल के तौर पर आज ईरान में हिजाब को हटाकर महिलाएं अपनी चीजों के लिए, अपनी जरूरत के लिए, अपनी आजादी के लिए बिना कपड़ों के नंगे घूम रही हैं। आप जब महिलाओं को या किसी भी तबके को दबाओगे, रिएक्शन यही होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मोटा मोटी 5 चीजें इसमें हैं। सबसे पहला शादी। काम कर रहा हूं मैं, ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक हाँ, के बाद ब्रेक के बाद। फिर आप तसल्ली से जी, बोलिएगा। जी, जी। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद शिवम की बात सुनिएगा बहुत ध्यान से। शिवम से ही शुरू करेंगे, छोटा सा ब्रेक, मजबूरी है, छोटा सा ब्रेक, जाइएगा नहीं, तुरंत हाजिर हो रहे हैं। श्रद्धा मर्डर के आरोपी आफ्ताब तिहाड़ जेल में खेलता है शतरंज। सूत्रों के हवाले से खबर, शतरंज पर अकेले बिसात बिछाकर घंटों खेलता रहता है आफ्ताब। श्रद्धा का मोबाइल फोन भाईंदर की खाड़ी में फेंकने से पहले आफ्ताब ने की थी पूरे इलाके की रेकी। वसई पुलिस के सूत्रों के हवाले से खबर। जेल अधिकारी के कहने पर सत्येंद्र जैन को मिली थी वीवीआईपी ट्रीटमेंट। जांच समिति की रिपोर्ट में आया सामने 5 कैदियों पर दबाव डालने की मिली थी जानकारी। समाजवादी पार्टी के फरार विधायक इरफान सोलंकी का कानपुर कमिश्नर के दफ्तर में सरेंडर, कोर्ट ने जारी किया था गैर जमानती वारंट। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान पर एक और मुकदमा दर्ज। रैली में महिलाओं पर विवादास्पद बयान देने का आरोप। कुछ महिलाओं ने गंज थाना में दर्ज कराई शिकायत। दीवारों पर विवादास्पद कमेंट लिखने के मामले में जेएनयू प्रशासन सख्त। वाइस चांसलर ने मामले की जांच कर डीन से मांगी रिपोर्ट। दीवारों पर जाति सूचक कमेंट के बाद बढ़ा विवाद। झारखंड की निलंबित आईएएस पूजा सिंघल पर ईडी का कसा गया शिकंजा। अस्पताल समेत 82 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त।
बेंगलुरु में रेस्टोरेंट कर्मचारी से मारपीट के मामले में बीजेपी नेता के बेटे पर केस दर्ज। खाना नहीं देने पर रेस्टोरेंट में काम करने वालों की पिटाई का आरोप। यूपी के मैनपुरी चेकिंग के लिए गाड़ी रोके जाने से एसपी के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव हुए नाराज। पुलिस वालों को बीजेपी के नेताओं की गाड़ी चेक करने को कहा। पुलिस वालों के साथ कहा सुनी का वीडियो वायरल। मुंबई में बकाया वेतन मांगने पर दुकान मालिक ने किया कर्मचारी पर हमला। पुलिस ने कर्मचारी की शिकायत पर 2 लोगों को हिरासत में लिया। यूपी के देवरिया में कार्यक्रम में आदमी अवैध तमंचे के साथ डांस करता नजर आया। डांस का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। मध्य प्रदेश के सतना में मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने शराब की दुकान पर की फायरिंग। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। यूपी के बरेली में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। कुख्यात बदमाश अहमद के पैर पर गोली लगने से घायल। आरोपी के पास से पिस्तौल और कारतूस बरामद। यूपी के लखीमपुर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल। 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे में तलाश जारी। यूपी के कन्नौज में मुठभेड़ के दौरान मां और बेटी की हत्या का आरोपी गिरफ्तार। पुलिस टीम पर फायरिंग के दौरान पकड़ा गया। पुलिस की गोली लगने से आरोपी घायल। पंजाब के तरन में एक बार फिर से एक ड्रोन को मार गिराया गया। बीएसएफ के मुताबिक इस ड्रोन से 5 किलो हेरोइन बरामद हुई है। पटना के पालीगंज में आबकारी विभाग की हिरासत में कुछ लोगों ने शराब पार्टी की। पुलिस ने इस मामले में 2 आबकारी पुलिसकर्मी समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश के रीवा में मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने एक महिला के गले की चेन की झपटी। पूरी वारदात वहां लगी सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। आजमगढ़ में एक लड़के ने की लड़की पर चाकू से हमला। लड़की की मौके पर मौत। खुद भी चाकू मारकर खुद को किया घायल। अस्पताल में भर्ती। पुलिस जांच में जुटी हुई है। हिमाचल प्रदेश में ऊना में एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल पर छात्रों की बेरहमी से पिटाई का आरोप। गंभीर हालत में एक छात्र अस्पताल में भर्ती। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। जयपुर में 2 करोड़ के इंश्योरेंस के लिए डबल मर्डर। आरोपी ने पत्नी और उसके भाई को मौत के घाट उतारा। 10 लाख की सुपारी देकर करवाया एक्सीडेंट। यूपी के कुशीनगर में लड़की से मिलने गए लड़के की खंबे से बांधकर पिटाई। गांव वालों ने लड़के की पिटाई का वीडियो बनाकर वायरल किया। उत्तराखंड के नैनीताल में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। क्रिकेट के बैट से लड़के ने पड़ोसी की जमकर धुनाई की। कोतवाली के पास मारपीट के बीच बचाव नहीं करने पहुंची पुलिस। यूपी के श्रावस्ती में फसल चोरी के शक में एक आदमी की जमकर पिटाई की गई। आरोपी ने दवाई खरीदने के लिए चोरी की बात कबूली। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी के उन्नाव में डीजे से लदी गाड़ी चोरी। पूरी घटना पास के लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। चोर गाड़ी को ले जाते दिखाई दिए। फुटेज के आधार पर पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। महाराष्ट्र के पुणे में तेंदुए और कुत्ते के बीच जबरदस्त लड़ाई का वीडियो आया सामने। तेंदुआ कुत्ते पर जोरदार हमला करता दिखा। मकान में लगी। अहमदाबाद में लगातार दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया रोड शो। कहा पहले दौर के चुनाव के बाद तस्वीर हो गई ऐसा। गुजरात में फिर बीजेपी सरकार। खत्म हुआ दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए प्रचार। आखिरी दिन बीजेपी उम्मीदवारों के लिए मैदान में उतरी दिग्गजों की फौज। 4 दिसंबर को डाले जाएंगे वोट। काबू कार सड़क पर कई बार घूमी। हादसे में 2 लोग घायल हुए। यूपी के सहारनपुर में तेज रफ्तार कार डिवाइडर से जा टकराई। हादसे में स्कूटर सवार बुरी तरह घायल। अस्पताल में भर्ती। पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। राजस्थान के जोधपुर में बेकाबू ट्रक से टक्कर के बाद कार में लगी भीषण आग। टक्कर के बाद कार खाई में गिरी। आग की लपटों में जलकर कार सवार की जान गई। दिल्ली के सदर बाजार में करीब 34 गाड़ियों में अचानक आग लगने से हड़कंप। कई गाड़ियां आग में जलकर राख हो गई। मुंबई के अंधेरी इलाके में लगी भीषण आग। कई दुकानें जलकर हुई राख। लाखों की संपत्ति का नुकसान। गुजरात के अहमदाबाद में आज भी पीएम मोदी का रोड शो होगा। शाम 4 बजे ही शाहीबाग सरसपुर तक रोड शो होगा। पहले भद्रकाली मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे प्रधानमंत्री। अहमदाबाद में कल हुए पीएम मोदी के रोड शो ने बनाया देश में सबसे बड़े और लंबे रोड शो का रिकॉर्ड। करीब 50 किलोमीटर लंबी रैली में 10 लाख से ज्यादा लोग उमड़े। गुजरात के महसाना में गृह मंत्री अमित शाह ने एक जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। जनसभा में भारी संख्या में भीड़ जुटी। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए आज प्रचार का आखिरी दिन। मंडावली इलाके में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने रोड शो किया। लोगों ने फूल बरसाकर किया स्वागत। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बीजेपी ने प्रचार के लिए दिग्गजों को उतारा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी रोड शो किया। बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में वोट मांगे। गुजरात चुनाव के पहले चरण में 89 सीटों पर हुआ करीब 63% मतदान। बची हुई 93 सीटों पर होगी तो 5 दिसंबर को वोटिंग।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर बड़ा हमला। यात्रा से स्वरा भास्कर के जुड़ने पर कहा, यात्रा से जुड़ रहे हैं टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग। मध्य प्रदेश में भी यूनिवर्सल सिविल कोड के लिए कमेटी बनाने का ऐलान। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, राज्य सरकार समान नागरिक संहिता लागू करने के पक्षधर है। अमेरिका के ओहायो से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। हाईवे पर लोग गाड़ी रोककर पैसे लूटते दिखे। पैसे लूटने की घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। चीन में कोरोना क्वारंटीन सेंटर में भीषण आग लगने से हड़कंप। क्वारंटीन कैंप से आग की भयानक लपटें निकलती दिखी। आग लगने की वजह साफ। चीन में पुलिस की सख्ती के बावजूद जीरो कोविड पॉलिसी के खिलाफ प्रदर्शन जारी। सरकार ने ग्वांगजू शहर से कोविड शिविर से रिहा किए 30 लोग। फिल्म डंकी की शूटिंग खत्म करने के बाद बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान उमराह के लिए मक्का पहुंचे। वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। सफेद कपड़ों और चेहरे पर मास्क लगाए दिखाई दिए। चलिए देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए अब देखते हैं धमाकेदार 50। मूसेवाला हत्याकांड में आरोपी गैंगस्टर गोल्डी बराड़ पर अमेरिका की कैलिफोर्निया में कसा गया शिकंजा। 20 नवंबर से हिरासत में लिए जाने का दावा 2 बार पुलिस कर चुकी है पूछताछ। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ को हिरासत में लिए जाने की खबरों पर पंजाब के सीएम भगवंत मान ने लगाई मुहर। कहा, कैलिफोर्निया में गिरफ्तार गोल्डी को भारत लाने की है तैयारी। कैलिफोर्निया में गोल्डी बराड़ के पुलिस की गिरफ्त में आने पर मूसेवाला के पिता ने खुशी जाहिर की। जल्द गोल्डी बराड़ को देश में लाकर सख्त सजा देने की मांग। लुधियाना कोर्ट धमाका मामले में एनआईए को मिली बड़ी कामयाबी। आतंकी हरप्रीत सिंह दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार। एनआईए ने उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब का तिहाड़ जेल में पोस्ट नार्को टेस्ट जारी। फॉरेंसिक साइंस लैब के 4 सदस्य और जांच अधिकारी जेल में कर रहे हैं सवाल जवाब। श्रद्धा मर्डर के आरोपी आफ्ताब तिहाड़ जेल में खेलता है शतरंज। सूत्रों के हवाले से खबर, शतरंज पर अकेले बिसात बिछाकर घंटों खेलता रहता है आफ्ताब। श्रद्धा का मोबाइल फोन भाईंदर की खाड़ी में फेंकने से पहले आफ्ताब ने की थी पूरे इलाके की रेकी। वसई पुलिस के सूत्रों के हवाले से खबर। जेल अधिकारी के कहने पर सत्येंद्र जैन को मिली थी वीवीआईपी ट्रीटमेंट। जांच समिति की रिपोर्ट में आया सामने 5 कैदियों पर दबाव डालने की मिली थी जानकारी। समाजवादी पार्टी के फरार विधायक इरफान सोलंकी का कानपुर कमिश्नर के दफ्तर में सरेंडर। कोर्ट ने जारी किया था गैर जमानती वारंट। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान पर एक और मुकदमा दर्ज। रैली में महिलाओं पर विवादास्पद बयान देने का आरोप। कुछ महिलाओं ने गंज थाना में दर्ज कराई शिकायत। दीवारों पर विवादास्पद कमेंट लिखने के मामले में जेएनयू प्रशासन सख्त। वाइस चांसलर ने मामले की जांच कर डीन से मांगी रिपोर्ट। दीवारों पर जाति सूचक कमेंट के बाद बढ़ा विवाद। झारखंड की निलंबित आईएएस पूजा सिंघल पर ईडी का कसा गया शिकंजा। अस्पताल समेत 82 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त। बेंगलुरु में रेस्टोरेंट कर्मचारी से मारपीट के मामले में बीजेपी नेता के बेटे पर केस दर्ज। खाना नहीं देने पर रेस्टोरेंट में काम करने वालों की पिटाई का आरोप। यूपी के मैनपुरी चेकिंग के लिए गाड़ी रोके जाने से एसपी के अब समय आ गया है कि एक समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। एक से ज्यादा शादी क्यों करे? एक से ज्यादा शादी क्यों करे? यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ही कानून से जो सारों पर लागू होगा उसकी बनाने की बात की जा रही है। और हरियाणा में भी हम जल्दी विचार कर रहे हैं। हर अपने अपने राज्य में मॉडल कोड लाने का काम कर रहा है और मुझे लगता है एक अच्छी शुरुआत है जिसकी देश की बड़ी लंबे समय से मांग है। लॉ कमीशन ने एक रिपोर्ट पेश की मोदी सरकार को। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आज जरूरी नहीं है। आज जरूरी नहीं है। ये केवल एक भ्रम है और मुस्लिम पर्सनल लॉ को एक ठेस पहुंचाने वाला काम है। अगर सरकार वाकई इस मामले में नियंत्रण कराना चाहती है, सबको एक आंख से देखे। तो टुकड़ों में यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों, इसी को लेकर डिबेट कर रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश आगे आगे पूरा देश क्या होगा। अखिल भारतीय स्तर पर समान नागरिक संहिता कब? राकेश सिन्हा राज्यसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर मेरे साथ हैं, सुबुही मेरे साथ हैं, शोएब जमाई, दीपक झा और शिवम बात कंप्लीट करिए भाई कि टुकड़ों में क्यों। मेरा तो सवाल है टुकड़ों में क्यों, अखिल भारतीय स्तर पर क्यों नहीं, और क्या ये मुस्लिम विरोधी है, अपीजमेंट के लिए और चुनावी दाव है? देखिए, दूसरे सवाल पर पहले आता हूं, मैं फिर से वहीं से शुरू करता हूं कि बेसिकली इसमें ये किसी का विरोधी तो कतई नहीं है। ये यहां पर समान नागरिक संहिता ये अपने आप में ही ये कहता है कि सुबुही हो या शिवम त्यागी हो या दीपक झा हो या फिर आप हो,
कोई भी हो, सबके जो चीजें हैं वो समान हैं, सबके जो अधिकार हैं वो समान हैं, सबके राइट समान हैं। तो महिला को इतना पीछे पर्टिकुलरली एक धर्म में या कहीं पर भी अगर किया है तो क्यों किया? एग्जाम्पल के तौर पर इसमें 5 चीजें मेन हैं: शादी, शादी के बाद तलाक, तलाक के बाद कंपनसेशन, कंपनसेशन के बाद अडॉप्शन का यानी कि बच्चा गोद लेने का अधिकार, और प्रॉपर्टी राइट्स। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहां पर शिवम त्यागी या आप यहां पर सिर्फ एक शादी कर सकते हैं, शोएब जमाई 1, 2, 3, 4 कितनी मर्जी चाहे कर सकते हैं। मैं यहां पर शादी के बाद तलाक की बात, तलाक के बिद्दत अभी तक खत्म हो गया है, लेकिन तलाक सुन्नत, 1 महीने में तलाक, दूसरे महीने में तलाक, तीसरे महीने में 3 बार ऐसे तलाक कर दिया तो आज भी तलाक हो रहे हैं, कमाल की बात है। तीसरी बात, यहां पर कहा जाता है कि मेहर की एक रकम तय कर दी, यानी कि अगर शाहरुख खान है और आज तलाक हो जाए तो गौरी को अगर आज से 25 साल वाले मेहर की रकम में 5,000 रुपए मेहर की रकम रखी गई होगी और इतनी मेहनत उसने जो है शाहरुख खान के साथ की है तो भी उसको 5,000 मिलेंगे। चाहे प्लीज इनको बंद कर दीजिए, क्या बीच में दीपक अपने समय में भड़क रहे थे, चुप हो रहे थे, आपके समर्थन में बोल रहे हैं, यूसीसी के समर्थन में बोल रहे हैं। प्लीज तो वहां पर शाहरुख खान को आज भी अगर तलाक लेने की जरूरत है तो उसने 5,000 देगा गौरी को, लेकिन ऋतिक रोशन को बंद कर दीजिए। एक ऑडियो शिवम का ऑडियो, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, एक मिनट दीपक, ऐसे नहीं। ऋतिक रोशन उसी में ही 400 करोड़ देगा, क्योंकि एक जाएगा कानून के हिसाब से और एक जाएगा मेहर की रकम के हिसाब से। आगे एक आते हैं, मैं एक पढ़ा लिखा नवयुवक जोड़ा है जो मुस्लिम बच्चे हैं, उन्होंने आपस में शादी कर ली, शादी करने के बाद वो नहीं चाहते बच्चा पैदा करना, लेकिन वहां पर प्रॉब्लम यह है कि वो किसी को गोद नहीं ले सकते। एक और प्रॉब्लम आती है, अगर किसी को बेटी हो गई तो बेटी होने के बाद आप उसको नहीं दे सकते अपनी प्रॉपर्टी, आपको दूसरी शादी करनी ही पड़ेगी, बेटा करना ही पड़ेगा, आप उसी को दे सकते हैं। अब रियलिटी में आ जाते हैं, यहां पर हिपोक्रेसी देखिए आप इस पैनल पर। मैं शोएब जमाई से एक चीज पूछना चाहता हूं, ये कहते हैं कि मैं तो चाहता हूं यूसीसी आए। शोएब जमाई, क्या एक व्यक्ति जो 4 महिलाओं से शादी करता है गलत है या सही? नंबर 1, तो एक सवाल एक करके पहले ले तो पहले से पूछ लीजिए, क्योंकि मेरे ख्याल से शोएब तो इसको गलत मान रहे हैं, तभी यूसीसी की मांग कर रहे हैं। शोएब, पॉलीगैमी गलत है इसलिए आप यूसीसी की मांग कर रहे हैं, मतलब आप मानते हैं कि पॉलीगैमी गलत है? शोएब, आवाज नहीं पहुंच रही है मेरे ख्याल से। अच्छा, पहुंच गई, आवाज पहुंच गई। ऑडियो, भाई ऑडियो दे दीजिए शोएब का। आपने शायद माइक म्यूट कर दिया है शोएब अपनी तरफ से, आपने अपनी तरफ से माइक म्यूट कर दिया। मैं आपके पास आ रहा हूं मैं आपके पास, लेकिन राकेश सिन्हा मैं आपके पास आ रहा हूं। राकेश सिन्हा, इसको लेकर जो कहा जाता है कि ये मतलब चुनाव और लॉ कमीशन ने भी, जो जयराम रमेश ने कहा था कि ये कहा है कि इसकी जरूरत नहीं है फिलहाल देश में यूसीसी की, जो अभी जयराम रमेश का बयान। कांग्रेस पार्टी ने संविधान सभा के सभी शपथ को और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को पूरे में डाल दिया, चाहे कॉ प्रोटेक्शन हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो। मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि मुस्लिम समाज की क्यों इसका विरोध कर रही है, ये तथ्यात्मक बात है। कौन व्यक्ति कितनी शादी करता है नहीं करता है, वो इन सवालों से इसका निदान नहीं है। 1937 में इस देश में शरिया कानून बना, शरीयत एक्ट बना, वो मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट उसको बोलते हैं। उस एक्ट के तहत उन सभी मुसलमानों को जो स्थानीय कानून को मानते थे, परंपराओं के आधार पर जानते, जैसे गुजरात का खोजा कम्युनिटी, वेस्टर्न इंडिया का, वो स्थानीय स्तर पर उनका जो कानून था, जो पर्सनल लॉ था, और हिंदुओं का था, मिलता जुलता था, क्योंकि उसको कम्युनिटी लॉ बोलते हैं। एक कम्युनिटी में रहने वाले लोग एक दूसरे के साथ परंपराओं को शेयर करते हैं, साझेदारी करते हैं, उन सबको समाप्त कर दिया गया। नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस से जो पाकिस्तान चला गया, उसने 1935 में अपने लिए कानून बनाया था, जो कानून शरिया कानून से अलग था, उसको भी शरिया कानून में लाया गया। और सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि आजादी के बाद, जब देश बट गया, आजादी के बाद जब हम सेकुलर डेमोक्रेसी को अपनाए, तो उस शरिया कानून आज तक जारी है। तो क्वेश्चन उठता है कि आप एक साथ शरिया कानून लेकर चलते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं हम यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध नहीं करते हैं। देखिए, ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए कहना और देश के हित के लिए कहना, जेंडर इक्वलिटी की बात है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 370 के मुद्दे पर जो एक जेंडर इक्वलिटी का डिबेट चलाया, जिसके कारण कश्मीर की महिलाएं सामने आई। जेंडर इक्वलिटी के डिबेट से हम सब वाकिफ नहीं थे, हम लोग लगता था 370 का संबंध सीधा कश्मीर के सिर्फ इंटीग्रेशन से है। ओबीसी का रिजर्वेशन, गुजर का रिजर्वेशन, ये सारे मामले उठे। उसी प्रकार से जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, ये बुनियादी मुद्दों से जुड़ा हुआ है, जो एक महिला की डिग्निटी, महिला के अधिकार, उसके साथ साथ सामाजिक जीवन में एक सद्भाव और एक समानता का अधिकार हो।
राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, जेंडर इक्वालिटी, लैंगिक समानता का मुद्दा है। हाँ शोएब, अब मैं आपके पास आ रहा हूं इस सवाल के साथ जो शिवम ने आपसे पूछा। आप ही के पास आ रहा हूं शोएब। सवाल ये कि क्योंकि अब आप मानते हैं कि यूसीसी जरूरी है देश के लिए, मुस्लिम बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए, सबके लिए, तो क्या आप ये मानते हैं कि मतलब पॉलीगैमी गलत है? आप ये मानते हैं इसका मतलब? और क्या किन खामियों की वजह से आपको लगा कि यूसीसी जरूरी है? ऐसी कौन सी कुरीतियां या ऐसी कौन सी चीजें हो रही थी जिससे आपको भी मजबूर किया ये कहने में कि हां अमन भाई यूसीसी जरूरी है? हाँ जी, देखिए बहुत देर के बाद मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिएगा, मैं सुबोही जी का और इनका शिवम जी का पूरा जवाब पहले मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए कि देखिए पहले मेरे सवाल का जवाब, कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोला है, पहले मेरे सवाल का जवाब फैलाया। मैं बारी बारी से जवाब पहले मेरे सवाल का जवाब नहीं, हमें जवाब दे। आपको ऐसा सबसे क्यों पहले लगा उन्होंने कहा कि यूसीसी जरूरी है? बेटी को जो है प्रॉपर्टी में राइट नहीं मिलता है। अरे भाई, इस्लामी शरीयत में ही सबसे पहले बेटी को बाप की जायदाद में आधा हिस्सा राइट मिला। मुस्लिम हिंदू बेटियों को तो था भी नहीं, वो तो अभी जस्ट रिसेंटली अपनाया गया है। वो हिंदू मैरिज एक्ट में भी नहीं था। और शरीयत में 1400 साल से है बेटियों को बाप की जायदाद में आधा हिस्सा मिलता है, ये पढ़िएगा। नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा नेचुरल गार्डियन नहीं होती। अरे भाई, नेचुरल गार्डियन होती है, उसको नेचुरल गार्डियन माना गया है, लेकिन बाप को डिटरमाइनिंग फैक्टर माना गया है कि बेटा या बेटी होगी एक्स और वाई क्रोमोसोम की वजह से। बायोलॉजी भी पढ़िएगा थोड़ा सा, ये आपने भरम फैलाया। तीसरा, अब आ जाइए पॉलीगेमी पे। अब तीसरा पॉलीगेमी पे, ठीक है, पॉलीगेमी की शरीयत में इजाजत है। 0.7% आउट ऑफ द 20 करोड़ लोगों में 0.7% ठीक है या नहीं है, ये बताइए, फिर आगे बढ़िए। किए, यानी पॉलीगैमी गलत है या सही है? सुनिए, दूसरी शादी की है। पॉलीगैमी गलत है या सही है? सुन लीजिए ना, अब आप मुझे बताइए पॉलीगैमी गलत है, बहुविवाह गलत या सही? सांसद हैं उन सुनिए, अरे सुन लीजिए भाई, बीजेपी के सांसद हैं, पॉलीगैमी बहुविवाह गलत या सही? दूसरी शादी करने के लिए मुसलमान हो गए, फिर बाद में हिंदू हो गए और उन्होंने दूसरी शादी की ना। शोएब, आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि आप 3-4 शादियां गलत मान रहे हैं, गलत है या सही है आपके हिसाब से? दूसरे आदमी, मैं बस 30 सेकंड में खत्म कर दूंगा। अमन, आप गलत या सही बता दीजिए बस, फिर आप 2 मिनट बोलिए। गलत या सही बता दीजिए, 2 मिनट बोलिए। बहुविवाह 4 शादियां सही या गलत? हम नहीं करते। नहीं, गलत या सही? अरे आप करते नहीं करते का क्या मतलब है? भारत के गलत या सही? हाँ, हम नहीं करते। नहीं, मैं इसका पूरा जवाब दे दूं, पूरा उत्तर। अरे गलत या सही बोलना है भाई। दिक्कत हो रहा है कि पॉलीगेमी क्यों हो रही है, बहुविवाह 4 शादियां गलत या सही? मुझे ये बताइए कि मैं सिर्फ इसका जवाब दे दूं ना 30 सेकंड में, बस 30 सेकंड। अरे 2 सेकंड लगेगा अमन जी, गलत है या सही है? देना चाहिए, मतलब आप इसी का जवाब 4 शादियों को भी गलत नहीं कह पा रहे हैं ना? भारत आप विंडो ओपन रख रहे हैं क्या अपने लिए? भारत के कानून में, इसी को मैं गलत नहीं कह पा रहे हैं। आप ही की बात पे आ रहा हूं कि भारत के कानून में ये लिखा है, सुनिए, भारत के कानून में ये लिखा है, शोएब अभी आप बोल रहे थे यूसीसी जरूरी होते हुए भी अगर गैर लड़की के साथ संबंध रख रहा है, फिजिकल संबंध रखा है, तब भी वो क्राइम और जुर्म नहीं है। हम मानते हैं वो जुर्म है। अब आप बताइए, हिंदू समाज में क्या एक शादी के बंधन में बंधने के बाद कोई महिला या पति यहाँ से दूसरे से संबंध रखे तो वो सही बात होगा? नैतिकता के आधार पर बोलिएगा। लेकिन एक आदमी दूसरी को पत्नी बना के ला रहा, वाइफ बना के ला रहा है, जायदाद में हिस्सा दे रहा है, उसके बच्चों को मैं आपके साथ हूं। अगर ऐसा कुछ हो रहा है, सबके लिए समान बराबर कानून हो जाएगा। मेरा सवाल ये है शोएब आपसे, आपने बोला अमन जी यूसीसी बहुत जरूरी है। अमन जी यूसीसी के मैं साथ खड़ा हूं। शोएब जमाई ने बोला मैं यूसीसी के साथ खड़ा हूं, इसका मतलब आप पॉलीगैमी के खिलाफ है, इसका मतलब आप 4 शादियों के खिलाफ है। सही कह रहा हूं मैं? मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा। अरे मेरे सवाल, अमन, सिर्फ ये बताओ कि इलीगल रिलेशनशिप रखना सही है? इतनी देर में यूसीसी चाहिए था बना के लाना, उसको जायदाद आप अपनी विंडो ओपन रख रहे हैं क्या? क्या बात कर रहे हैं भाई? 4 शादियों के खिलाफ नहीं बोलेंगे आप बताओ ना। 4 बीवियां भाई, 4 शादियां करेंगे, इलीगल वो गलत है ना? ठीक है, गलत है या सही है? तो अमन चोपड़ा इलीगल रिलेशनशिप, अरे गलत है या सही है? गलत होगा ना। 4 शादियां गलत या सही? लीगल रिलेशनशिप रखते हैं, गर्लफ्रेंड रखते हैं, शादीशुदा होते हुए भी गर्लफ्रेंड, वो सही है। आपकी नैतिकता का पैमाना कहता है कि इलीगल और हराम रिलेशनशिप ओयो रूम में पकड़े जाते हैं आपके मीडिया के संपादक। शादीशुदा होते हुए भी ओयो रूम में तो कानून कार्रवाई करेगा ना भाई, वो सही आप तो नहीं पकड़े गए ना कहीं? कोई बीवी बना के घर लेकर के आ रहा है, पकड़े जाने के डर की वजह से क्या 4 शादियों की वकालत कर रहे हैं? जरा सोचिएगा इस बात को।
पता नहीं, ठीक है, बस हो गया ना, इतना इस ही बात यूसीसी को जरा चाहते थे सोचिएगा। आप, बस इतना ही देश की यूसीसी करोड़ों चाहते थे ना, जनता देख बस रही आराम है। से सर तथ्यों पहले पर उस बात करें कानून को शोएब, चैलेंज कीजिए जिसने शोएब आराम illegal से, relationship को शोएब एक decriminalize तो कर दिया। शोएब एक तो मुझे अच्छा लगा था, Decriminalize डिबेट किया, शुरू उस हुई कानून थी, को challenge आपने कीजिए मुझे पहले। बोला अमन जी और कहिए मैं चोपड़ा मुस्लिम इस बेटियों डिबेट के में, साथ जहां हूं सुप्रीम और मैं कोर्ट ने यूसीसी गलत के कहा, साथ हूं। आपने डिबेट में मुझे अच्छा लगा था, लेकिन 40 मिनट में आपकी पोल खोल दी। आप बहुविवाह के खिलाफ नहीं है, आप नहीं बोलेंगे कोई चार पोल चार नहीं शादियां बोली। गलत है, चार चार शादियों को गलत आप नहीं मानते तो फिर क्यों यूसीसी के साथ है, फिर झूठ बोलते हैं आप, पाखंड है आपका, यूसीसी का नकली सारा मुद्दा छद्म। इसी पर केंद्रित है, यूसीसी का सारा मुद्दा इसी पर केंद्रित है। अरे तो भैया ये आपने भी झूठ है ना, बोला। डॉटर ये भी एक्ट है, में बस चलिए मैरिज बहुत का होता जो है, यहाँ बस से हो गया। इसमें सुबह अब आप बोलिए, प्रॉपर्टी का जो लेन सुबह देन अब आप है, बोलिए, झूठ बोला, सुबह मैंने सुबह बेनकाब सुबह कर दिया, सुबह adoption अमन में जी झूठ चिल्लाना बोला। शोएब मुझे नहीं पता आप चार जाके शादियों के झूठ खिलाफ बोला क्यों नहीं है बोल पा रहे ना। हैं, वही अपनी खान विंडो को ओपन रख रहे हैं झूठ बोलने आप, में बोलिए अब आप, महारत चलिए हासिल हो गई। सुबह 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 इन्होंने तो सुबह इतना कॉन्फिडेंस से झूठ अमन, बोला, जनता को भ्रमित कर दिया। सुबह अमन अब को आप चुप सुबह कराइए, बोलेंगी, मैं अब एक ट्रैवल मिनट, भी कर रही हूँ, मेरा गला भी। बस हो गया, आराम से एक एक आप करके बताइए ऑडियो ना बंद, पहले। एक एक करके आप सुबह बोलेंगी, एक एक करके सुबह जी आप बोलिए, फिर मैं आ रहा अमन, हूँ शिवम मैं अपनी और बात दीपक आ रहा हूँ। अमन, मैं अपनी बात को दोहराना चाहूंगी यहाँ पे, क्योंकि मैं जानती हूँ ऐसी मुसलमान महिलाओं को, ऐसी बहुत सी मुसलमान महिलाओं को जो इस कारण प्रताड़ित हुई। अरे भाई यहाँ माँ से बनना आप जिसको प्रकृति जानती हैं द्वारा उससे मतलब दिया नहीं गया है। एक तो जवाब अधिकार आप दिया है। बताइए शरीयत में कहाँ लिखा माँ है, बनना, पर्सनल लॉज अरे में कहाँ सुनिए सर लिखा ऐसा है है इस कि बात ऑडियो बारे बंद में? कर अमन दीजिए ऐसे नहीं सबका, करूंगी ऐसा है मैं। शोएब, अमन ऐसे नहीं डिबेट में बोलूंगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है भैया, सबको समान अधिकार है, डिबेट में कम से कम यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, आपका यहाँ एक अधिकार नहीं चलेगा कि मुस्लिम बेटी बोल भी नहीं सकती है, इसलिए शांत रहिए, सुन लिया, यहाँ कम से कम यूनिफॉर्म सिविल कोड है, थोड़ा सिविल रहिए। अब आप सुबह आप बोलिए, वो आपके बीच में एक शब्द नहीं जी, बोली है जी। शोएब, वो आपके जी, बीच जी। में एक शब्द नहीं बोली है, शांत रहिए, सुबह आप कंप्लीट करिए, फिर दीपक के पास में आ रहा हूँ। अमन देखिए, माँ बनना किसी भी महिला का एक प्राकृतिक अधिकार होता है। दुनिया की कोई भी ताकत प्रकृति के अलावा ना तो वो अधिकार दे सकती है, ना वो अधिकार छीन सकती है। ये लोग मुस्लिम लॉ में कहते हैं, आप लोग सर्च कर लीजिए, मैं चैलेंज करती हूँ। और शोएब भाई की इस बात के बाद मैं फतवा भी मांगूंगी सारे उन मुस्लिम समाज के ठेकेदारों से जो पूरी एक कुंडली मार के बैठे हैं इस्लाम के ऊपर। वो लोग कहते हैं कि मदर इज नॉट द नेचुरल गार्जियन ऑफ हर ओन चाइल्ड। शोएब भाई कह रहे हैं कि डिटरमाइनिंग फैक्टर पिता है। अरे चलिए, पिता डिटरमाइनिंग फैक्टर है, हमने मान लिया, बिल्कुल डिटरमाइनिंग फैक्टर पिता है। तब ना एक्स और वाई क्रोमोसोम जो है मेल के स्पर्म में होता है, मदर का मदर का ओवम होता है, अमन चली जाती हूँ, वाई वाई होता है, एक्स होता है। मैं ऐसे नहीं बोलूंगी। कहाँ की सोच, कौन सी सोच है आपकी? डिटरमाइनिंग फैक्टर फिर बोल रहा हूँ ना, शरिया संविधान ऊपर है ना। जहाँ पे अब एक मिनट शांत रहेंगे। अब आप शोएब जमाई भाई, मेरे को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी पीसीआर से, आपको ऑडियो बंद करना पड़ जाएगा, मेरे को मत बोलिए बीच में भाई। मुझे सबको समान अधिकार देने डिबेट में, डिबेट में सबको समान अधिकार है, आपका विशेषाधिकार नहीं है भाई। रुक जाइए, दीपक भी वेट कर रहे हैं, थोड़ी सिविलिटी दिखाइए भाई डिबेट में। अब ऑडियो बंद है शोएब का, सिर्फ सुबह ही बोलेंगी और उनका ऑडियो रहेगा, फिर मैं आपके पास आऊंगा। शोएब बोलिए, अब आप सुबह कंप्लीट करिए। अमन, ये लोग होते कौन है किसी महिला को ये बोलने वाले दैट शी इज नॉट दी नेचुरल गार्जियन ऑफ हर चाइल्ड? इन लोगों की हैसियत क्या है? इन लोगों ने इस्लाम के नाम पर सारा अत्याचार मुसलमान बच्चों के साथ, मुसलमान युवा के साथ और मुसलमान महिलाओं के साथ कर रखा है। इन मजहब के ठेकेदारों ने मुसलमान बच्चे को नाचने नहीं देंगे, गाने नहीं देंगे, ड्राइंग नहीं करने देंगे, पेंटिंग नहीं करने देंगे, मानसिक गुलाम बनाएंगे, मुसलमान महिला को एक सेक्सुअल कमोडिटी की तरह इस्तेमाल करेंगे। इन बच्चों और महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान से जीने का अधिकार क्यों नहीं देना चाहते हैं ये लोग? पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं फेमिनिस्ट मानती हूँ। उन्होंने कहा था कि जिस घर में बेटी पैदा हुई है उसको अल्लाह ने अपना सलाम भेजा है, क्योंकि अरब में छोटी छोटी बच्चियों को पैदा होते ही दफना दिया जाता था। पैगंबर मोहम्मद खाना खुद बनाते थे, कपड़े खुद धोते थे, घर के सारे काम खुद करते थे। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इकरा की बात करते थे, नॉलेज की बात करते थे। आप लोग बच्चियों के हाथ से किताब छीनकर उनको कपड़े में लपेट के बैठा देना चाहते हैं। अमन, सच्चाई ये है कि ये लोग डरते हैं मुसलमान बच्चों की, युवाओं की और महिलाओं की क्रांति से डरते हैं ये लोग। सिर्फ एक सवाल, डरते हैं ये लोग। ठीक है शोएब, आपका सवाल लूंगा। हाँ वो सवाल ले लीजिएगा शोएब, 1 मिनट ले लीजिएगा सवाल, लेटर कंप्लीट। अब आपका सवाल ले रहा हूँ। हाँ बोलिए, 10 सेकंड बोलिएगा। अमन लास्ट लाइन, एक मिनट शोएब, सवाल ले लें, उसके बाद आप बोलिएगा। सुबह वो सवाल ले लेते हैं, फिर आप बोलिएगा 1 मिनट, एक एक करके बोलेंगे शोएब, उसके बाद आप बीच में नहीं बोलेंगे। हाँ सवाल लीजिए, उसके बाद बीच में मत बोलना आप। ठीक है, बोलेंगे। हाँ बोलिए। पक्का वादा नहीं बोलूंगा।
देश के करोड़ों दर्शक आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, करोड़ों मुसलमान भी देख रहे होंगे। सुबोई जी ने कहा कि मैं मुसलमान हूं, ठीक है, आप कह रहे मैं मुसलमान। मैं ये कह रहा हूं कि सुबोई जी खत्मे नबूवत यानी प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, ये दुनिया के करोड़ों अरबों मुसलमानों का यही यकीन है और जो इस यकीन पर रहेगा वही मुसलमान है। लेकिन सुबोई जी का मानना है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी नहीं है, यानी ये कादियानी और अहमदिया की बात, तो ये फिर मुसलमान कैसे हुई? बोलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है या नहीं है, उसी पर तय होगा कि आप मुसलमान है या नहीं, क्योंकि मुसलमान देख रहे हैं। अब वो सुबह यूसीसी के साथ है तो मुसलमान ही नहीं है वो। चलिए बोलिए भाई सुबह, आप बोलिए। अमन में एक बात आप बताओ। हाँ बोल रही है, वो बोल रही है, आप शांत रहिए। है या नहीं है बताइए। ऑडियो बंद। एक मिनट शोएब, हो गया, आपने बोल लिया, अब सुबह बोलेंगी। आपने बोला था आप शांत रहेंगे। सुबह जी अमन, मुसलमान की परिभाषा ही ये लोग गलत बताते हैं। मुसलमान की परिभाषा होती है जिसका मुसल्लम ईमान हो। ईमान का मतलब होता है धर्म का पालन करने वाला, धर्म का मतलब होता है कर्तव्य। जिस परिस्थिति में जो सही है उसका साथ देने वाला मुसलमान है, उस हिसाब से मैं मुसलमान हूँ। आपकी परिभाषाओं से नहीं चलती हूँ। आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख देंगे और फिर मुझे बोलेंगे कि जिसको मानिए। आप लोगों ने कितने फैब्रिकेटेड हदीस बनाए, सर्टिफिकेट देंगे, कोई टेंडर निकला था क्या? इन्होंने ले लिया था कोई टेंडर? ये देखो, कोई धर्म का टेंडर निकला था, आपने टेंडर ले लिया था। शोएब, आप कौन होते हैं तय करने वाले? हैं नहीं है, आप तय करेंगे कौन मुसलमान है कौन नहीं है। ये यूसीसी के साथ है तो मुसलमान नहीं है। मुसलमानों का यही अकीदा है, दुनिया के अरबों मुसलमानों का यही अकीदा है, कुरान का ये अकीदा है। चलिए भाई, मैं धर्म पे डिबेट नहीं कर रहा हूँ, मैं यूसीसी पे डिबेट कर रहा हूँ। ये यूसीसी लैंगिक समानता, राइट टू इक्वालिटी का मसला है, इसको धार्मिक मत बनाइए भाई, आराम से। हो गया सुबह, अब आप बोलिए, फिर मैं दीपक झा, शिवम और राकेश जी आ रहा हूँ। एक मिनट, शोएब का ऑडियो बंद, आप सुबह कंप्लीट करिए। उन्होंने बोला था वो बीच में नहीं बोला, फिर बीच में बोल रहे हैं, आदत से मजबूर है वो। सुबह अमन, आज आपकी डिबेट में एक बहुत अच्छी बात हुई। मैंने कहा कि मुस्लिम लॉ कहती है कि एक माँ अपने बच्चे की नेचुरल गार्जियन नहीं है। शोएब भाई ने कहा कि नहीं, मुस्लिम लॉ ऐसा नहीं कहती है। मैं आपके चैनल पे ये घोषणा करती हूँ कि मैं सारे मुसलमान संगठनों से ये फतवा मांगूंगी कि क्या एक महिला अपने बच्चे की नेचुरल गार्जियन है या नहीं है। अगर वो बोलेंगे नहीं है तो उन करोड़ों मुसलमान महिलाओं को आपको जवाब देना पड़ेगा जिनको प्रकृति ने मां बनने का अधिकार दिया है। आप लोग ठेकेदार नहीं है। मजाक बना दिया है आपने इस्लाम का और मजाक बना दिया है आपने मुसलमान महिला और मुसलमान बच्चों का। डरते हैं आप लोग उस क्रांति से, डरते हैं आप उन सवालों से जो आपके खिलाफ खड़ी होने वाली है। नहीं, बस मैं एक मिनट, मेरे को बस ये समझना था आज डिबेट में, मेरे को बस एक चीज समझनी थी डिबेट में, जो मैं समझना चाह रहा था। मैं शोएब के पास इसलिए बार बार जा रहा था, लेकिन अब मैं दीपक के पास जाऊंगा। दीपक, चूंकि आप भी यूसीसी के पक्षधर हैं, अभी डिबेट में मुझे पता लगा, चूंकि आप भी चाहते हैं देश में यूसीसी आए, किन क्या चीजें ऐसी गलत हो रही थी जिस वजह से आपको भी लगा कि हाँ यूसीसी आना चाहिए? मन जी, क्या आप पॉलीगैमी के विरोधी हैं, बहुविवाह के, हलाला के, इन सारी चीजों के आप विरोधी हैं? मतलब आप मानते हैं सारी चीजें, क्या क्या चीजें गलत हो रही थी दीपक आपके हिसाब से, जिस वजह से आपको लगा कि हाँ मन जी आज मुझे यूसीसी के साथ खड़ा होना है? अमन जी, आप बहुत ज्ञानी पत्रकार हैं, आपको मैं कुछ बताने की हैसियत नहीं रखता हूं, लेकिन इस बहस में मैं आज आपको बताना चाहता हूं। इनका भी मन यही कर रहा है। आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है दीपक, बोलिए ना। देखिए, बीच में ना बोले कोई, बीच में कोई ना बोले। बात है कि जब देश बना 1947 में, जब देश आजाद हुआ, उससे पहले अलग अलग धर्म के संप्रदाय के लोग अपने अपने मतानुसार अपनी अपनी चीजों को पालन करते थे। अब बात आती है 1947 में, 50 में जब कानून बन गया और वहां कह दिया गया कि जब जरूरत पड़ेगी आप यूसीसी लेके आइए। अब जरूरत है, अगर महिलाएं परेशान हैं, महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, अगर उनका शोषण किया जा रहा है, तो इसमें हर्ज किसी को नहीं है। मैं तो कहता हूं नारियों का सम्मान होना चाहिए। शोषण हो रहा है, बिना यूसीसी शोषण हो रहा है और कांग्रेस सरकारों को यूसीसी लाना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूं कि अगर शोषण हो रहा है, सुबही खान की जो समस्या अगर है ना, क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है? सुबही खान का समस्या अगर क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है? सुबही खान की, देखिए, शोषण तो तब भी हो रहा था जब सती प्रथा था, तो हमारे अंदर वो चीजें हमने बदलाव किया, दीपक, बंद करी ना हमने। इसलिए मैं कह रहा हूं, हकलाने यहाँ भी बदलाव की जैसी जरूरत सवाल है। मैं पूछता हूं, हकलाइए नहीं, सही है मेरा अरे सवाल। हकलाने क्यों लगता है? मेरा सवाल ये है तो फिर हकलाने कि आप कह रहे हैं कि बोलने दोगे आप? शोषण हो रहा है, दोगे कि नहीं अब बोलने दोगे आप? अब आप बोलिए दीपक, मेरा सवाल ये है, आप कह रहे हैं शोषण हो रहा है, इसका मतलब क्या आप ये चाहते हैं, आप ये मांग करते हैं कि कांग्रेस शासित राज्य यूसीसी लेकर आए? बोल दीजिए एक बार।
मैं कांग्रेस शासित की बात नहीं सुन लीजिए अमन जी, ये देश की बात है। कांग्रेस और बीजेपी की बात मत करिए, इसको हिंदुस्तान की बात करिए। हकलाने क्यों लगते हैं भाई? आप किसकी बात करते हैं? आप बात बोलने नहीं देंगे फिर हकलाने। पर्सनल कमेंट करना तो आप करिए मेरे ऊपर, बोलिए दीपक झा, आप कुछ भी बोलिए दीपक झा को, आप जो मर्जी, लेकिन अगर आपने सवाल किया है तो जवाब सुनेंगे अमन जी। हाँ जी, जी दीपक जी, जी दीपक। कांग्रेस सरकार है, मैं कहता हूं मोदी जी इसको लोग सब, सर आप बड़े ज्ञानी पत्रकार हैं, अगर मुझे बोलने नहीं देंगे तो मैं नहीं बोलूंगा। मेरा करबद्ध निवेदन है कि अगर आपने 10 सेकंड बोलिए प्लीज प्लीज। कैसे बोलें? बस मैं इतना ही कह रहा हूं कि एक कांग्रेस और भाजपा में मत करिए इसको, शिवराज सिंह और भूपेश बघेल में देश को मत बांटिए, इसको लोकसभा में लेके आइए। नरेंद्र मोदी जी कहें खुले मन से, स्वस्थ मन से एक चर्चा करें, सारे धर्माचार्यों को बैठाएं, सांसदों को बैठाएं, हर धर्म के लोगों को बैठाएं और खुले दिल से चर्चा करें ना भाई। आप 1 घंटा यहाँ चर्चा कर रहे हैं ना, टाइम दे रहे हैं ना, मोदी जी क्यों डर रहे हैं? मैं समझ गया दीपक, अच्छी चीज, आपका टेक जरूरी था दीपक, सही बात है। आप ये कह रहे हैं कि सेंटर लेकर आए, मैंने भी ये सवाल पूछा, आपका सवाल बिल्कुल जायज है कि अखिल भारतीय स्तर पर आना चाहिए भाई यूसीसी, लेकिन चूंकि बीजेपी शासित राज्य ला रहे हैं तो जिम्मेदारी समझते हो क्या कांग्रेस शासित राज्यों को भी लाना चाहिए? दीपक, क्या कांग्रेस सरकारों को भी यूसीसी लाना चाहिए? क्योंकि अनुच्छेद 44 लिखता है संविधान का कि यूसीसी लागू करना राज्य की जिम्मेदारी, अनुच्छेद 44 संविधान। तो क्या कांग्रेस सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि कांग्रेस शासित राज्यों में यूसीसी लाए कांग्रेस सरकारें? दीपक देखिए अमन जी, अगर भारत सरकार लोकसभा में इस बिल को पेश करती है और पास करती है, उसके बाद राज्यों की जिम्मेदारी होगी तो लागू करेंगे या नहीं करेंगे। मुझे मिल गया जवाब। पर आप कांग्रेस को कटघरे में खड़े करिएगा। अरे मुझे मिल गया जवाब भाई, आप क्योंकि यूसीसी के साथ खड़े थे, 50 मिनट हो गया, आपका भी चेहरा आ गया सामने, कितने मिनट लगते हैं? वहां उनका आ गया, वहां आपका आ गया। चलिए राकेश सिन्हा, देखिए अब तो राकेश सिन्हा जिम्मेदारी, फिर मैं शिवम आ रहा हूं। राकेश सिन्हा, अंततः जो दीपक कह रहे हैं सही कह रहे हैं, जिम्मेदारी आप लोगों की है, प्रचंड बहुमत आप लोगों को मिला है, सरकार आप लोगों की है, सेंटर में आप लोग हैं, आप लोग क्यों नहीं अखिल भारतीय स्तर पर लेकर आते? फिर वही सवाल पूछूंगा। आपने बोला लैंगिक समानता का मुद्दा है, राइट टू इक्वलिटी का मुद्दा, आर्टिकल 14 का मुद्दा है, तो राजस्थान की बेटी, पंजाब की बेटी या कांग्रेस शासित राज्यों की बेटी इन चीजों से क्यों महरूम रहे या अधिकार से क्यों वंचित रहे? राकेश जी, मैं बोलता हूं, देखिए मैं अब तक बहस को देख रहा था, उस पर एक बात हम लोगों को रेखांकित करना चाहिए कि संविधान सभा ने संविधान को जो सुपुर्द किया उस पर कहा हम भारत के लोग, वह भारत के लोग, हम भारत के लोग अविभाज्य हैं। हम अपने पूजा पद्धति से हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन भारत के लोग में आकर हम एक भारतीय के रूप में संविधान के अनुकूल चलने की शपथ खाते हैं। और जब शपथ खाते हैं तो किसने क्या फतवा जारी किया, क्या फतवा जारी करे, या कौन अनुमति देता है, कौन नहीं अनुमति देता है, इसकी कोई जगह नहीं रह जाती है। लोकतंत्र में उनको एक दृष्टि रखने की इजाजत मिलती है, जगह मिलती है। सीधे तौर पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है, और संविधान सभा में अधिकांश लोग वे थे जो कांग्रेस से ही जुड़े हुए थे। आज कांग्रेस पार्टी, वामपंथी पार्टियां और आरजेडी, इन सभी पार्टियों ने क्यों नहीं स्टैंड लिया कि बीजेपी पर डालती है? हम तो एजेंडा के साथ चल रहे हैं, हमने तो काशी विश्वनाथ भी बना लिया, हम तो आगे बढ़ रहे हैं। 370 पर आज स्पष्ट नहीं है, जिस 370 को हटाने को उलाहना देते थे हमने हटा दिया। आज बताइए कि कांग्रेस पार्टी कहती है कि 370 वापस आए। कांग्रेस पार्टी आज स्पष्ट नहीं है, कांग्रेस पार्टी के लोग कहते हैं हम आएंगे तो 370 वापस लाएंगे। तो मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में इतना कहना चाहता हूं कि पूरे देश में, जब गुजरात में, जब हिमाचल में, जब उत्तर प्रदेश में, अधिकांश राज्य में हम शासन करें यूनिफॉर्म सिविल कोड, यह संकेत है कि अखिल भारतीय स्तर पर यूनिफॉर्म सिविल कोड आने वाला है, जो महिलाओं के हित में होगा, आने वाला है। और ये सवाल राकेश जी का बिल्कुल सही है। अच्छा, एक छोटी बात कह दूं, देखिए हिंदू कोड बिल बना था तो वो रास्ता दिखाया था किस प्रकार से कोडिफिकेशन होता है। वो उदाहरण हमारे सामने है। हिंदू कोड बिल जवाहरलाल नेहरू के जीवन में बना था। उस तरह से आगे बढ़ेंगे और यूनिफॉर्म सिविल कोड बनेगा। ठीक है शिवम, लेकिन सवाल ये भी है कि कल को ये ले आए, फिर ये अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस डाल देगी कि हम आएंगे और यूसीसी हटाएंगे, डालेगा। इसीलिए तो मैं आपसे एक शेर कहना चाहता हूं कि आप दीपक झा और शोएब जमई से जो सवाल पूछ रहे हैं, कैफ भोपाली ने लिखा है कि कत्ल तो नहीं बदला, कत्ल की अदा बदली, तीर की जगह कातिल साज उठाए बैठा है। 1986 में आप एक लॉ लेकर आए थे जब शाहबानो इन्होंने पलटा था,
प्रोविजन ऑफ डिवोर्स एक्ट। मतलब जिस आदमी ने महिला के अधिकारों को कर्टल करने के लिए आज से 40 साल पहले जिस पार्टी ने एक चाल चली थी, आप उनसे पूछ रहे हैं कि वो लाएंगे क्या कांग्रेस में? अरे ये तो वही लोग हैं जिन्होंने खास तौर पर इस धर्म की महिलाओं को दबाया। और शोएब जमाई वही फेनेटिक है जो 86 में पूरे देश में सड़कों पर उतरा हुआ था। मतलब ये फॉर्म कोई भी हो, लेकिन ये उसी डीएनए के आदमी है। मैं चलिए शोएब, आखिरी 20 सेकंड आपके। यूसीसी आएगा, शाहीन बाग तो नहीं करेंगे दूसरा? बस इसकी गारंटी देके जाइएगा। अमन जी, मैं नहीं बोल दीजिए, मैं नहीं बैठ जाऊंगा जाके शाहीन बाग में। सबसे आगे माइक लेके खड़े होंगे। शोएब आखिरी 20 सेकंड विद बिरयानी। नहीं शोएब, आप पूछ रहे थे ना कि ऐसा क्या आपको लगा जो यूसीसी की जरूरत आन पड़ी? 27 लाख हिंदू महिलाओं को बिना तलाक के छोड़ दिया गया, वो बिना पति के रह रही हैं अलग थलग। मुझे उन हिंदू महिलाओं की फिक्र है। क्या राकेश जी की पार्टी को हिंदू महिलाओं की फिक्र है कि 27 लाख के डेटा में क्या यूसीसी ला करके उनका समाधान करेंगे? इसका सिर्फ जवाब इसी को लेकर सवाल था। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल के एक बार